जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जनन तंत्र का पार्ट 1 पढ़ाया था, नर जनन तंत्र, और आज का जो मेरा पार्ट है पार्ट 2 होगा। इसमें हम मादा जनन तंत्र के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, जो लोग पहले उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वाले वीडियो को देख ले, ताकि आज का क्लास है पहले वाले देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं मादा जनन तंत्र को। देखिए, मादा जनन तंत्र को हम नर जनन तंत्र से तुलना, उसको रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, तुलना करके ही याद रखेंगे। देखिए, पहले हम फिगर को समझते हैं। जैसे वहाँ हम नर जनन तंत्र में पढ़े थे कि जो मेरा पेनिस था वो मुख्य जनन अंग नहीं था, क्या था, वहाँ पे वृषण था। ठीक उसी तरह ये जो पार्ट है, महिलाओं में भी जो मुख्य जनन अंग जो होता है, जिसको हम कहते हैं अंडाशय, इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। ध्यान दीजिएगा, अंडाशय ये हो गया, जिसको क्या कहते हैं, ओवरी। इसकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसी में जैसे वहाँ टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता था, पुरुष में शुक्राणु का, ठीक उसी तरह मादा जनन अंग यानी अंडाशय में जो उस एक निर्माण होता है जिसको कहते हैं अंडाणु, और यही अंडाणु जो है शुक्राणु से मिलकर बच्चे का निर्माण करता है। तो इससे भी हार्मोन निकलता है, इससे 3 हार्मोन निकलता है। यानी जो ये मेरा अंडाशय है, ओवरी से 3 हार्मोन निकलता है। पहला हार्मोन जो होता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा है रिलैक्सिन। देखो, तीनों का अलग अलग काम है। सबसे पहले हमको समझना है एस्ट्रोजन क्या होता है। एस्ट्रोजन जो है, जो महिलाओं में जो मासिक धर्म होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो प्रत्येक महीने चलती है, उसको कंट्रोल करके उसको नियंत्रित करने का काम यही एस्ट्रोजन करता है। दूसरा जो है, जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है, गर्भ में रहता है, तो उसको प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करने का काम जो करता है उसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। और तीसरा जो हार्मोन है जिसको कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन, ये जब प्रसव के दौरान जब बच्चा डिलीवरी होता है उसी समय ये क्या करता है, रिलैक्स देता है, यानी जो गर्भाशय की दीवार है उसको संकुच यानी चौड़ा करता है, और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही मदद करता है। कभी कभी क्या होता है, यही रिलैक्सिन हार्मोन गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में कमी हो जाती है, जिसके कारण महिलाओं में ज़्यादा दर्द होती है। इसके लिए दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो डॉक्टर साहब उनको क्या करते हैं, बच्चे को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। अगर जब तक हमारा रिलैक्सिन हार्मोन महिलाओं में सही रहती है तब तक नॉर्मल डिलीवरी होगा। अगर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, दर्द होता है, जिसके कारण बच्चे को क्या कर दिया जाता है, ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम सबका टर्म समझेंगे कि देखिए, ये अंडाशय था, इसमें अंडाणु का निर्माण हुआ, और साथ ही साथ 3 हार्मोन मेरा निकला, और इसकी संख्या 2 होती है। अब समझना है, ये जो मेरा आगे का मार्ग है जिसको बोलते हैं योनि यानी वेजिना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेजिना, ये मेरा मुख्य जनन अंग नहीं है। जिस तरह पुरुषों में पेनिस मुख्य जनन अंग नहीं था, ठीक उसी तरह ये जो योनि है ये मुख्य जनन अंग नहीं है। ये सिर्फ रास्ता है स्पर्म को एक्सेप्ट करने का, रिसीव करने का। उसके बाद ये जो हमारा दिखता है, यही इसको बोलते हैं, ये नली है। ये क्या है, नली है। इस नली को हम कहते हैं अंडवाहिनी, इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी स्पर्म, पुरुष का स्पर्म और महिलाओं का जो ओवम, दोनों जो मिलता है ठीक इसी जगह। अब इस दोनों का काम समझिए। सबसे पहला यहाँ समझना है कि पुरुष में जो हमारा क्या कहते हैं उसको, टेस्टिस, वृषण था, वृषण एक बार में दोनों वृषण काम करता है। लेकिन महिलाओं में एक थोड़ा सा कमी है कि एक बार में, माने प्रत्येक महीने एक बार में दोनों काम नहीं करता है। अगर इस महीने अगर ये वाला काम करता है तो अगले महीने ये वाला करता है, दोनों एक साथ काम नहीं करता है। मान के चलिए इस महीने में ये वाला अंडाशय काम कर रहा है, तो अंडाशय से जब अंडाणु यानी ओवम का निर्माण होता है तो ये खुद निकल कर ये बाहर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का इंतजार कर रहा होता है। किसका इंतजार करता है, स्पर्म का, और स्पर्म का इंतजार करता है। अब स्पर्म का क्या काम है, पेनिस के माध्यम से स्पर्म को जब यहाँ पे छोड़ दिया जाता है तो स्पर्म जो है एकदम सीधे आगे की तरफ बढ़ती है। सीधे क्या करती है, आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन स्पर्म को तो यहाँ पता नहीं है कि इस बार ये अंडाशय काम कर रहा है कि ये अंडाशय काम कर रहा है। तो ये तीनों दिशा में क्या करती है, कुछ स्पर्म जो होती है सीधे चली जाती है, कुछ स्पर्म जो है इस दिशा में चली जाती है। अब बताइए, जो स्पर्म इधर जाएगा, जो शुक्राणु इधर जाएगा, उधर बच्चा होने की संभावना है, उधर निषेचन होगा तो नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है ये अंडाशय मेरा काम कर रहा होता है। तो जो स्पर्म पहली बार पहुंच के
इससे मिल जाता है, किससे मिलेगा? तो यहाँ अंडाणु से मिलेगा और यही दोनों मिलके बच्चे का निर्माण कर देता है, जिस क्रिया को कहते हैं निषेचन। बताइए, ये दोनों यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से निकल के आया था, ये जो स्पर्म, ये जो ओवम है, ये खुद ब खुद आगे निकल के नहीं आता है, ये निकल के ये ट्यूब में, जिसको अंडवाहिनी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, उसमें इंतजार कर रहा होता है स्पर्म का। यही स्पर्म जब जाके इससे मिलता है तो एक निषेचन की प्रक्रिया होती है और ये बच्चे का निर्माण होता है। और ये बच्चा आगे जाकर, इसको बोलते हैं गर्भाशय। इसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय। और हमारा बच्चा जो पेट में, कहते हैं कि पेट में बच्चा पल रहा है, तो पेट में बच्चा नहीं पलता है, बच्चा जो मेरा पलता है इस गर्भाशय में। और अभी हम खुद बताएंगे कि कभी कभी जुड़वे बच्चे का जन्म होता है। वो जुड़वे बच्चे दो ढंग से देखते हैं, एक का फेस मिलता है तो एक का फेस नहीं मिलता है। क्या कारण है उसका, वो भी हम समझेंगे। अब हम समझेंगे कि ये जो गर्भाशय है, इसी गर्भाशय में बच्चा क्या होता है? पल रहा होता है। बच्चा क्या होता है? पल रहा होता है। और माँ जो भोजन करती है वो बच्चों को जाती है, तो देखे होंगे कि जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, यानी बच्चे के नाभि में एक नाभि के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है माँ से, और उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है बच्चों को पोषक पदार्थ की क्या करती है? पूर्ति करती है। तो ये मेरा क्या हो गया? गर्भाशय। इसी गर्भाशय में बच्चा क्या रहता है? पलता है। और क्या होता है कि निश्चित समय आने पर जब रिलैक्सिन हार्मोन मेरा सही रहता है तो ये वेजिना को की दीवार वो चौड़ा होके और बच्चा क्या ले लेता है? जन्म ले लेता है। तो और इसमें आगे और समझना है कि आखिर लड़का कैसे होता है, लड़की कैसे होता है, क्या है कारण। तो अब समझना है, हो सकता है कि अगर इस महीने ये काम नहीं कर रहा होता है तो अगले महीने ये वाला काम करेगा। अगर ये वाला काम करेगा तो इसमें भी सारा प्रोसेस वही होगा। इसमें भी सारा प्रोसेस क्या होगा? एक अंडाणु आके बाहर वेट करते रहेगा कि शुक्राणु कब आएगा। जब शुक्राणु आता है तो इसमें भी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। बाकी के साइड जाने वाले शुक्राणु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो इधर आता है इसके साथ प्रक्रिया करके बच्चे का निर्माण कर लेता है। और ये बच्चे जो है आगे बढ़ के गर्भाशय में क्या होते रहता है? पलते रहता है। एक निश्चित समय अंतराल के आने के बाद बच्चे का जन्म होता है। अब हमको समझना है कि अब ये जो अंडाणु के बारे में समझ लेना है कि अंडाणु, अभी यहाँ बोले कि अंडाणु गोलाकार होता है, इसके बीच में केंद्रक होता है। बस नाम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बीच में केंद्रक होता है। ये वाले भाग को जोना प्लेसेंटा बोलते हैं, और बाहर जो इसे एक झिल्ली जैसी आकृति रहती है अंडाणु को, उसको बोलते हैं कोरोना रेडियोटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडियोटा। अब हमको समझना है कि ये निषेचन की प्रक्रिया क्या है, और जो नलबंदी के बारे में सुने हैं कि जो महिलाओं में नलबंदी होती है वो क्यों होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया यही जो ट्यूब है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब में बोलते हैं, यहीं पे होती है। यहाँ क्या होता है कि निषेचन में कि पुरुष का जो स्पर्म आता है, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, इसको बोलते हैं युग्मक, और जिसको बोलेंगे नर युग्मक, और महिलाओं से जो आती है उसको बोलेंगे मादा युग्मक। जब ये दोनों आके फैलोपियन ट्यूब जब यहाँ आके मिलता है, इसको मिलने की क्रिया को हम बोलते हैं युग्मनज, यानी जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। यही जाइगोट जो है आगे जाके भ्रूण बनता है, और भ्रूण हम तब तक कहते हैं जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। इसको, ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है? भ्रूण। और भ्रूण हम तब तक कहते हैं जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, तब तक वो भ्रूण ही कहलाता है। अगर 5 मिनट भी अभी तक, जन्म लेने के 5 मिनट पहले भी अगर हम कहेंगे तो उसको बच्चा नहीं कहेंगे, उसको भ्रूण कहेंगे। तो ये जो होता है स्पर्म और ओवम, यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलने की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, जिसको कहते हैं युग्मनज। यही युग्मनज आगे जाके भ्रूण बनता है, और भ्रूण जब बाहर आ जाता है उसी को बोलते हैं बच्चा। अब हमको समझना है कि ये जो होता है लड़का कैसे होता है, लड़की, उसके लिए समझना है कि पुरुष और महिला दोनों में जो होता है क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है, 23 जोड़ा होता है, यानी 46 में। दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। महिलाओं और पुरुष में 22 जोड़ा जो होता है बॉडी क्रोमोसोम होता है, शरीर वाला गुणसूत्र होता है, वो दोनों का सेम होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। तो डिफरेंट क्या होता है? तो महिलाओं में जो होती है 2 क्रोमोसोम जो होती है वो X और X होता है। क्या होता है? X और X होता है महिलाओं में, XX। और पुरुष में क्या होता है? X और Y। और एक चीज जानना होगा कि यहाँ पे अगर बच्चे का जन्म होगा तो हर पुरुष और हर महिलाओं में 46 क्रोमोसोम होता है। अगर 46 से कम जाएगा वो भी दिक्कत, 46 से बढ़ भी जाएगा वो भी दिक्कत। तो सवाल आता है कि आखिर कौन सी ये प्रक्रिया होगी कि जो बच्चे में होगा तो बच्चे में भी जो आएगा 46 ही होगा,
यहाँ पुरुष में यानी पिता में अगर 46 है और महिला में भी 46 है तो दोनों को मिलके तो 92 हो जाना चाहिए। तो वो तो राक्षस पैदा ले लेगा। तो राक्षस पैदा तो नहीं होना है, बच्चे का जन्म करवाना है। तो बच्चे का जन्म कराते हैं तो उस प्रक्रिया जो इसमें विभाजन होती है कोशिका की, उसको कहते हैं अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन उसमें कहते हैं जिसमें कोशिका बिल्कुल आधे हो जाते। अर्ध मतलब आधा और सूत्र मतलब विभाजन। कैसा विभाजन? आधा विभाजन। तो आधा विभाजन कैसे होता है कि देखिए, ये जो होता है मेल से अगर मेल में 22 जोड़ा, फीमेल में 22 जोड़ा, एक्स और एक्स। यहाँ से क्या होता है, जब विभाजन होता है पुरुष से तो पुरुष से भी 22 आता है। पुरुष से कितना आ जाता है बॉडी क्रोमोसोम? 22 आ जाता है। महिला से क्या आ जाएगा? महिला से भी कितना आ जाएगा? 22। तो 22 दूना कितना हो गया? 44। अब हमको समझना है कि लड़का कैसे हो जाएगा। सबसे पहले 46 लाना है। तो 46 लाने के लिए 22 जोड़ा तो मेल से आ गया। अब 22 जोड़ा यहाँ से आ गया तो 22 कितना हो गया? 44। अब हमको समझना है कि लड़का कैसे होगा। तो देखिए, अगर मान के चलिए लड़का या लड़की होना ये पिता पे डिपेंड करता है, माता पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि माता में एक ही प्रकार का पाया जाता है जिसको कहते हैं एक्स और एक्स। सपोज कीजिए अगर पिता से इधर से एक्स आता है और महिला से तो एक ही चीज़ आएगा, क्योंकि दो है तो सेम है तो एक ही आएगा। अगर यहाँ से भी अगर महिला से भी एक्स आ जाता है तो देखिए एक्स और एक्स जहाँ पे मिल जाता है तो उस देखिए एक्स और एक्स जहाँ मिलता है तो पता ही है कि एक्स और एक्स क्या होता है? फीमेल का होता है। तो यहाँ ये जो लड़का बने, यहाँ जो बच्चा बने वो कैसी होगी? तो गर्ल होगी। क्या होगी? गर्ल होगी, लड़की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी एक्स आया और फीमेल से भी क्या आया? एक्स। और एक्स मिलकर क्या बनाएगा? लड़की का निर्माण करेगा। अगर आगे ये भी हो सकता है कि इस बार पिता से जो आएगा वो वाई आएगा। अगर वाई आता है पिता से और महिला से तो एक ही चीज आएगा, एक्स आएगा। तो वाई और एक्स यानी एक्स और वाई का जो निर्माण होता है वो किस में हो जाता है? लड़का में हो जाता है। तो लड़का या लड़की होनी ये डिपेंड करता है पिता पे। अगर पिता से वाई आता है तो लड़का, और पिता से अगर एक्स आता है तो लड़की होता है। अब हमको समझना है कि ये नसबंदी जिसको कहते हैं जनरली कि ये नसबंदी जो महिलाओं में होती है, तो पहले वाले क्लास में हम बोल दिए थे वो नसबंदी नहीं होती है, वो नलबंदी। देखिए ये ट्यूब है ना, ये ट्यूब है। तो ट्यूब को कभी कभी ज़्यादा इच्छा ये होता है कि एक दो संतान की प्राप्ति होने के बाद हमको बच्चे की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीका होता है कि ये जो ट्यूब जो होता है, ट्यूब को डॉक्टर साहब क्या कर देते हैं? काट देते हैं। ये सारा प्रक्रिया होगी। अंडाशय का भी निर्माण, अंडाशय यानी इसमें अंडाणु का निर्माण होगा, यहाँ आएगा, लेकिन इसके बीच का रास्ता काट देने से जो स्पर्म जो होता है ये ट्यूब में नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण ये यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अंडाणु का भी निर्माण होगा, यहाँ भी आएगा, लेकिन ये ट्यूब को काट दिया जाता है। ये ट्यूब को दोनों तरफ से काट देने के बाद स्पर्म और ओवम का मिलन नहीं हो पाता है, जिसके कारण बच्चे का जन्म नहीं होता है। तो ये तो हो गया आपको। अब बताइए, इसको बोले ट्यूब, टॉमी मतलब काटना। तो ट्यूब हो गया। ये ट्यूब को जब काटते हैं तो ट्यूब तो हो गया, और एक बोल टॉमी मतलब काटना, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबोकोटॉमी। यानी महिलाओं में जो नलबंदी होती है उसको क्या कहते हैं? ट्यूबोकोटॉमी। और आगे क्या होता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा अगर संतान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद ये शरीर के अंदर कोई काम का नहीं रह जाता है। तो जब काम का नहीं रह जाता है तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? उसमें कैंसर होने का डर हो जाता है। तो कैंसर न हो इसके बचाव के लिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं? ये पूरा जो होता है अंडाशय, ट्यूब और ये गर्भाशय, जिसको पूरा क्या कर दिया जाता है? काट के बाहर निकाल दिया जाता है। तो वही कहा जाता है कि इसका यूट्रस का ऑपरेशन कराया गया है। वो ऑपरेशन में क्या करा जाता है? जितना भी ये ट्रांसप्लांट है, जितना पावर फैक्ट्री है, सबको क्या कर दिया जाता है? काट के और बाहर निकाल दिया जाता है। और एक चीज़ और समझना है, जो गर्भावस्था के दौरान जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें आयरन और जो कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में सख्त ज़रूरत है कि वो आयरन की गोली खाएं और साथ ही साथ कुछ कैल्शियम की भी मात्रा लेते चलें। और लास्ट पॉइंट हमको समझना है दोस्तों कि देखिए, एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, एक होता है सेरोगेटेड मदर और एक होता है जुड़वा बच्चा। तीनों को बारी बारी से समझे। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? देखिए, ओवम जो होता है, अंडाणु जो होता है, वो खुद आगे नहीं जाता है। ये जाने आने का काम जो होता है पुरुष का शुक्राणु करता है। कभी कभी सुनते होंगे कि शादी का 10, 12, 20 साल हो जाता है और कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है। कारण क्या होता है? ये भी हो सकता है उसमें से एक कारण कि देखिए, जो मेरा
शुक्राणु है वो इस आकार का होता है। देखिए ये आगे पूंछ मेन मुंह होता है, यही आगे बढ़ता है और ये पूंछ होता है, पूंछ इसको धक्का देके आगे जाता है। कभी कभी क्या होता है पुरुष में ये जो होता है ये इसका निर्माण जो है ये शुक्राणु तो होता है लेकिन उसमें धक्का देने वाला पीछे से पूंछ नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ तक तो शुक्राणु आता है लेकिन उसको धक्का देने वाला पीछे से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ता है और निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। और दूसरा कारण है कि पुरुषों में अगर 7 ml शुक्राणु से कम निकले तो 7 ml से कम होने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। अब हमको समझना है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है और सेरोगेटेड मदर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी और सेरोगेटेड मदर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। जब पुरुष में या महिलाओं में थोड़ा सा अगर दिक्कत हो जाए तो कहने का अर्थ है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि अब किसी की चाहत होती है कि हमको संतान की प्राप्ति हो, तो संतान की प्राप्ति होना है तो उसके लिए क्या होता है कि पुरुषों में तो वो पाया नहीं गया पूंछ, तो क्या किया जाता है, डॉक्टर साहब क्या करते हैं यहाँ से एक ट्यूब के माध्यम से, एक नली के माध्यम से यहाँ से एक अंडाणु को यानी ट्यूब से एक क्या करते हैं एक अंडाणु को बाहर निकाल लेते हैं और बाहर एक टेस्ट क्या बोलते हैं एक शीशे में उसको क्या कराते हैं कि पुरुष का स्पर्म और महिलाओं के यहाँ से नली के द्वारा क्या कर देते हैं यहाँ से एक अंडाणु निकाल लेते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं प्रक्रिया करा के और वहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया करा देते हैं। उसके बाद पुनः उसको क्या कर देते हैं इसी गर्भाशय में छोड़ देते हैं और बच्चा यहाँ क्या पलता है, जब बच्चा यहाँ पर पलता है उसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। और सेरोगेटेड मदर में भी थोड़ा अंतर नहीं है, प्रक्रिया वही होगी। डॉक्टर साहब क्या करते हैं नली के द्वारा यहाँ से एक अंडाणु को बाहर निकाल लेते हैं और बाहर उसको क्या करते हैं स्पर्म से उसको निषेचन कराते हैं। लेकिन महिलाओं में ज़्यादा एडवांस होने के कारण वो चाहती है कि मेरे गर्भाशय के अंदर बच्चा न पले, तो वो क्या करती है कोई गरीब महिला को सिलेक्ट करती है और उसको पैसा देकर बहला फुसला कर कहती है कि ये मेरा बच्चा है, इसको तुम अपने गर्भ में पालो। तो जो महिला हो गई जो गरीब महिला हो गई उसके गर्भ में जो दोनों का जो स्पर्म और ओवम को जो बाहर टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा प्रक्रिया कराया गया था उसको दूसरे महिलाओं में जब स्थानांतरित कर दिया जाता है तो जो महिला में ये बच्चा पलता है उसको कहते हैं सेरोगेटेड मदर। क्या कहते हैं, सेरोगेटेड मदर। तो ये दोनों में थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है, वीडियो को स्किप करके देखिएगा दोबारा तो समझ में आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट है मेरा जुड़वा बच्चा। देखिए जुड़वा बच्चा आप दो ढंग से देखे होंगे, एक का फेस मिलता है एक का नहीं मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ट्यूब में मान के चलिए एक अंडाणु इंतजार कर रहा है, ये ट्यूब में एक अंडाणु बाहर है, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर मान के चलो 2 शुक्राणु एक साथ आ जाए, 2 शुक्राणु अगर एक साथ आ जाए तो ये जो बच्चा होगा वो तो जुड़वा होगा लेकिन उसका फेस नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या होता है, हो सकता है कि यहाँ पे 2 अंडाणु निर्माण कर रहा होता है और उधर से एक शुक्राणु आ जाता है। जब एक शुक्राणु ये बिल्कुल दोनों के सेंटर पे मिल जाता है तो ये भी जुड़वा होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि ये दोनों का फेस मिल जाता है और 2 शुक्राणु एक अंडाणु से मिल जाता है तो दोनों का फेस नहीं मिलता है, बस थोड़ा सा अंतर है। ट्यूब में एक अंडाणु रहेगा, एक अंडाणु पे अगर 2 शुक्राणु मिल जाता है तो ये भी जुड़वा होगा, लेकिन अंतर क्या होगा कि दोनों का फेस अलग अलग, चेहरा अलग अलग होगा। अगर 2 अंडाणु एक ही साथ है और एक शुक्राणु यहाँ से मिल के दोनों के सेंटर पे मिल जाता है तो ये भी जुड़वा होगा, लेकिन अंतर क्या होगा कि इसका फेस बिल्कुल एक समान होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा एक जानकारी दे देते हैं कि महिलाओं में मासिक धर्म क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रत्येक महीने 28 दिन पे क्या होता है महिलाओं में 7 दिन का एक पीरियड चलता है जिसको कहते हैं एमसी यानी मेंसुरेशन साइकिल। ये जो हर महीने ये इसका निर्माण होता है और जब इसका शरीर में ज़रूरत नहीं होती है तो वेजिना के माध्यम से क्या होता है प्रत्येक 28 दिन पे ये ब्लड के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं एमसी यानी मेंसुरेशन साइकिल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।